आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जहां एक तरफ ये लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं फिर से, आखिर ट्रंप झुक क्यों गए हैं इस सब को लेकर? आखिर अमेरिका ने अपने पैर पीछे क्यों खींच लिए हैं? क्या ये अभी किसी तरह का कोई नाटक है या वाकई में अमेरिका ईरान की तैयारियों को देखकर डर गया है? या फिर वो जिन देशों से उसे लग रहा था कि उसे किसी तरह का समर्थन हासिल होगा, उन सब ने अपने हाथ पैर सब कुछ खींच लिए हैं और अमेरिका इजराइल अलग थलग पड़ गया है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, उन्हें आप कह सकते हैं कि इसलिए कि अभी फिलहाल जो 800 जो लोग थे जिनको हैंग किया जाना था, उसको वापस ले लिया है ईरान ने, और उसकी ईरान की इसको लेकर तारीफ करते हुए ट्वीट करते हैं ट्रंप। सोचिए आप, एक तरफ वो हमले की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान की वो तारीफ कर रहे हैं। एक तरफ मोसाद के एजेंट जो है वो प्लांट किए जाते हैं ईरान में, और जिस तरह का पूरा वहां पर जो कुछ आपने प्रोटेस्ट जिस तरह के देखे, उग्र प्रोटेस्ट देखे, जिसमें कितने लोगों की वहां पर जान गई, मस्जिदें वहां पर जली, शॉपिंग मॉल्स वहां पर जले, और अभी तक भी लोगों की धरपकड़ का सिलसिला वहां पर जारी है। और उसमें मोसाद के एजेंट जो है उनको भी पकड़ा जा रहा है, और लगातार उनको अलग अलग कंट्रीज से ईरान को जिस तरह के इंटेल मिल रहे थे, उस सब के बाद क्या पोल खुल गई है अमेरिका और इजराइल की? क्या ये भी एक वजह है कि उसने अपने पैर खींच लिए हैं, या फिर अभी फौरी तौर पर ये हमें तस्वीर नजर आ रही है और किसी भी हालत में या किसी भी वक्त अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, एक और डेवलपमेंट जिसमें भारत क्या फंस सकता है, ये एक बड़ी बात है। ऐसा लग रहा है कि एक दुकान सी खोलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसका नाम उन्होंने रखा है बोर्ड ऑफ पीस, जहां पर वो $1 बिलियन जो भी देश वो देगा उसका इसे उसमें मेंबर बनाएंगे। वो प्रेसिडेंट रहें ट्रंप या फिर ना रहें, वो इस बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि इस बोर्ड को वो वही संचालित करेंगे। गजा में पीस को लेकर ये उन्होंने बोर्ड को बनाने की बात उन्होंने कही है, और इसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान को भी इन्विटेशन दिया है और हिंदुस्तान को भी इन्विटेशन दिया है। क्या है ये सब कुछ? किस तरह की चौधराहट वो स्थापित करना चाहते हैं? क्या वो एक पैरेलल कोई यूएन बनाना चाह रहे हैं? और आखिर किस तरफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, और इस सब का पूरी दुनिया पर इंक्लूडिंग हिंदुस्तान क्या कुछ इसका असर होगा? इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे, और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मामलों के जानकार, मिडिल ईस्ट खास तौर पर मामलों के जानकार मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही ईरान से लौट कर भी आए हैं, और उस वक्त वो वहां पर मौजूद थे जब वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सीधा और पहला मेरा आपसे सवाल, क्या अमेरिका और इजराइल डर गए हैं, या फिर फिलहाल उन्होंने इस प्लान को टाल दिया है? जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो विरोधाभासी हैं, जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो हास्यास्पद तो हो सकती हैं, लेकिन ट्रंप जिस तरह के एक्शंस लेते रहे हैं उनको हास्यास्पद कहना शायद जल्दबाजी भी हो सकता है। ये जो फिलहाल सरेंडर की भूमिका में नजर आ रहा है ट्रंप और इजराइल उनके साथ साथ, ये क्यों? क्योंकि लग रहा था किसी भी वक्त वो ईरान पर हमला कर सकते हैं और दुनिया क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है, ये सवाल भी उत्पन्न हो रहे थे। क्या ये अभी फौरी है, या फिर आपको लगता है कि जो सपोर्ट उन्हें नहीं मिला उसके बाद उन्हें ये मजबूरन करना पड़ा है? देखिए मिश्रा जी, 13 जनवरी की रात वो ऐसी रात थी जिसमें ऑलमोस्ट कतर के अल उदेद बेस से अमेरिकन फाइटर जेट्स उड़ चुके थे एंड द अटैक वाज ऑन इट्स वे। उनको वापस बुलाएंगे और उसके लॉग्स आ गए, जो उस बेस के मिशन अबॉर्टेड करके उसके लॉग्स आ गए हैं। उसमें और बहुत सारा टेक्निकल जार्गन है, वो ग्रीन कलर के लॉग्स हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाले भी हैं वीडियोस में। तो वो बकायदा, तो इसका मतलब है कि बहुत आगे तक मामला पहुंच गया था। फिर ये वापस क्यों हुए? अब यहां पर देखिए, दो चीजें। आपने जो पहले सवाल किया, मैं एक स्ट्रेट आंसर उसका दे दूं कि अभी मामला टला है, अभी इन लोगों ने हमले की योजना को अबॉर्ट नहीं किया है। हो सकता है फिलहाल के लिए कर दिया हो, कुछ महीने के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन उसकी ये दूसरी तैयारी कर रहे हैं जिस पर मैं आऊंगा। अभी सवाल यह है कि ये इन्होंने ये मिशन अबॉर्ट क्यों किया? उसमें दो चीजें। एक ये है कि नेतन्याहू का जो वर्जन है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि भाई हम
इस अटैक को अब इसका जो रिटेलिएशन होगा, ईरान जो, क्योंकि ईरान ने कहा था हम चाहे खत्म हो जाए, हम अपने साथ अमेरिकन बेसेस और इजराइल को लेके डूबेंगे अगर हम खत्म भी हो जाए। एक बात मैं कह रहा हूं, उसने कभी ये नहीं कहा कि हम खत्म हो जाए, उन्होंने कहा कि वी विल फाइट टू द लास्ट, और हम अपने साथ यूएस बेसेस और इजराइल, इसको तो हम खत्म ही कर देंगे। तो ये जो बात है, नेतन्याहू ने ये बात ट्रंप से कही कि अभी इजराइल तैयार नहीं है, अभी इजराइल तैयार नहीं है इतना बड़ा संकट झेलने के लिए। ये अच्छा, ये ऑफिशियली भी बात आ गई, ऑफिशियली भी नेतन्याहू के मतलब जो पीएमओ है उसकी तरफ से भी बयान आया है इसको लेके कि हाँ ये बात सच है कि इजराइल अभी तैयार नहीं था। ये जहां तक उन्होंने कह दिया। अब आप सोचिए, इजराइल तैयार नहीं था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इजराइल जो एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन बना रहा था वो अभी पूरा इनका तैयार नहीं है, क्योंकि इसी क्राइसिस के दौरान 13 जनवरी के पहले डिमोना में इजराइल जो डिमोना में न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ है, जिसके बारे में ये हुआ था कि वहां एक अर्थक्वेक आया है, ये सारी चीजें, एक टेस्ट भी उनका हुआ था, जो टेस्ट मेरी रिपोर्ट है सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो ये लोग ईरान से बहुत बड़ी आर पार की जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक और रीजन जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल पीछे हटे, वो एक रिपोर्ट आई थी आज से करीब 4 हफ्ता पहले, जिसको नजरअंदाज कर दिया गया था, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, और मेरे ख्याल से ज़ायनिस्ट फोर्सेस भी नहीं चाहती थी कि उसको तवज्जो दिया जाए। वो रिपोर्ट थी, नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान कुछ नया कर रहा है, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या? जैसे जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसमें फिशन होता है, उसमें जो एटम है उसको तोड़ा जाता है, जिससे बहुत, मतलब सिंपल भाषा में, जिससे बहुत एनर्जी रिलीज होती है। जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है उसमें फ्यूजन होता है, उसमें आप आइसोटोप्स को फ्यूज करते हैं और उसको हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो नुकसान डबल करता है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी उसकी कम होती है, इसीलिए उसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। इजराइल को ये लग रहा है कि ईरान के पास, जो ईरान सरप्राइजेस की बात करता है, ईरान जो उसकी बात करता है, जो उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो पहाड़ के अंदर हैं, सब कुछ, वो एक है ही पूरा मामला, लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी ईरान के पास हैं, ऐसी बात। और मैं जब वहां था तो ये बात हुई थी, इशारों में ये बात, क्योंकि मैं वहां पर कई स्तर पे, मतलब पॉलिटिकल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, थिंक टैंक लेवल पे लोगों से मिला था, तो उन लोगों ने भी इस तरह की बात कही थी, सरप्राइजेस की, और मैं समझ गया था कि वो किसकी बात कर रहे हैं, और फिर वो नेतन्याहू का बयान भी एक आ गया। तो अब आप देखो इस चीज को कि अभी एक्चुअली ईरान कॉट देम ऑफ गार्ड। दूसरी बात देखिए, जो प्रोटेस्ट, अब उनकी प्लानिंग ये थी, और अमेरिका अपनी प्लानिंग में, उसकी प्लानिंग में जरा भी गड़बड़ी होती है तो वो नहीं आगे बढ़ता है। प्लानिंग उनकी थी कि पहले हम प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट इकोनॉमिक इश्यूज पे शुरू होंगे, फिर धीरे धीरे वो एक हथियारबंद शक्ल ले लेंगे। उन हथियारबंद, जब ये हथियारबंद होंगे, और अब तो सामने आ रहा है कि जो दंगाई थे उन्होंने सिविलियंस को गोली मारी है, हजारों जो सिविलियंस मरे हैं वो दंगाइयों की गोली से मरे, क्योंकि वो बुलेट भी ट्रेस हुई है, वो ईरान की पुलिस या पैरामिलिट्री या बासिज जो फोर्सेज है वो बुलेट यूज नहीं करती है। तो ये जो तो ये प्लानिंग थी कि बड़ा कत्लेआम होगा और हम लोग रिजीम को ब्लेम करेंगे, उसके बाद और इंस्टेबिलिटी होगी, ईरान आईआरजीसी को उतारेगा, सेना को उतारेगा, सेना फिर सच में एक बड़ा कत्लेआम कर देगी, और उसके बाद अमेरिका इंटरवीन करेगा। ये प्लानिंग थी। लेकिन दो चीजें इसमें हो गई। एक तो खामनेई साहब ने आईआरजीसी नहीं उतारी, उन्होंने आईआरजीसी नहीं उतारी, उन्होंने कहा कि बासिज और जो ईरान की पुलिस है वही इससे निपटे। दूसरा, उन्होंने ये, मतलब जो और भी जो ईरान के जो पुलिस चीफ हैं, जो वहां के जो बासिज के चीफ हैं, उन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि जब भी तुम पीसफुल प्रोटेस्टर्स देखो, वहां पर चाहे तुम्हें सहना पड़े, चाहे उनके पीछे कोई बंदूकधारी हो और तुम्हें गोली लगे, उसको सहो, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्टर पे गोली मत चलाना। हाँ, जहां तुम्हें राइटर्स दिख रहे हैं वहां सीधे गोली चलाना। और उसी को लेके अभी जो ईरान के जो आईआरजीसी के चीफ है मूसवी, उनका भी बयान आया है कि अगर हमारे लड़के गोली चला देते तब तो फिर एक दूसरी कहानी हो जाती। तो ये आप देखिए बहुत ही महीन
एक जो समझदारी के साथ, ये अमेरिका ने उम्मीद नहीं की थी कि जो 86 साल के खामनेई हैं वो पॉलिटिकली इतने महीन निकलेंगे और वो एक एक तरीके से सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इतना कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स देंगे जिससे अमेरिका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो नैरेटिव बन नहीं पा रहा था। और जिस तरीके से उन्होंने देखिए, जो दो दो स्टेटमेंट्स हैं। 12 तारीख को रजा पहलवी का स्टेटमेंट आता है कि अब अगले फेज पे आगे बढ़ो, अब कब्जा करो सिटीज को, कब्जा करो पुलिस स्टेशन को। 13 तारीख को ट्रंप का स्टेटमेंट आता है जिसमें अभी खामनेई बोले हैं, उन्होंने कहा है कि पहली बार किसी प्रेसिडेंट ने दंगाइयों को उकसाया। वो 13 को जो ट्रंप ने ट्वीट किया था उसमें क्या था? उसमें यही बात थी कि टेक ओवर द सिटीज, टेक ओवर द पुलिस स्टेशन, हेल्प इज ऑन इट्स वे। अब हेल्प इज ऑन इट्स वे का मतलब यह है कि अमेरिकन फौज पहुंच रही है, तुम लोग संभालो। लेकिन उसी 14 तारीख को कुछ हुआ ही नहीं। जो जो ट्रंप ने उम्मीद की थी वो हुआ नहीं। कोई इस तरह की अपराइजिंग जो सेकंड फेज था वो हुआ ही नहीं। अब जब सेकंड फेज नहीं हुआ तो उसमें देखिए ट्रंप को एक समस्या आ गई कि अब हम इंटरवीन कैसे करें। और उसके बाद एक फिर बहाना ये ढूंढा गया कि 800 एग्जीक्यूशन होने वाले थे, 800 एग्जीक्यूशन ईरान ने टाल दिए तो हमने भी हमला टाल दिया। ये जो कि किसी को भी, कोई भी इस पे विश्वास नहीं कर सकता। तो ये देखिए, ये एक जो वेनेजुला की बात, इनकी यही प्लान, वेनेजुला ये इनका सक्सेसफुल रहा। हालांकि कितना सक्सेसफुल रहा अभी वो देखना बाकी, क्योंकि वो कोई वहां रिजीम चेंज नहीं करा पाए हैं, रिजीम वही है। और तेल को लेके जो उन्होंने कहा है कि हम इतने बैरल तेल हम निकाल के और अमेरिका को $50 बिलियन का फायदा होगा, अभी बड़ी अमेरिकन कंपनीज वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। एक्सॉन वगैरह ने मना कर दिया है, क्योंकि वो कह रही है हमारा ऑलरेडी इतना कर्जा है वेनेजुला के ऊपर, पहले उसको तो वापस कराओ। और ट्रंप जल्दी में है कि तुरंत के तुरंत डील हो और वहां से क्रूड ऑयल आए, हम रिफाइन करके बेचे। तो वेनेजुला में भी इनको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन ये था कि वेनेजुला के में से जो माहौल बना है उसी तरीके से ईरान में हम लोग अपराइजिंग करा के मोसाद के थ्रू, अच्छा वो लोग पकड़े गए। एक महिला पकड़ी गई है नाजनीन बारादरान करके, जो पूरे जो रिंग लीडर थी। और इसके पास पासपोर्ट्स थे। ये रजा पहलवी की टीम में थी। रजा पहलवी की टीम जो थी, जो क्योंकि रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं, मैरीलैंड में, तो उनकी जो टीम थी उसमें जो एक शख्स है कियान नाम से, तो वो था गो बिटवीन ये नाजरीन बरादरान और पेंटागन डायरेक्टली डील कर रहा था। इसमें मोसाद से भी ऊपर की चीज थी, क्योंकि पेंटागन का वो एजेंट, ईरान ने उसका नाम लिया है, एडम लोवेंजर, जो ट्रंप का एडवाइजर भी था 2017-2008 में। तो एडम लोवेंजर जो था वो सीधे टच में था, कुछ अमेरिकन सेनेटर्स इन्वॉल्व थे। वो पूरा इसको रजा पहलवी को आगे करके और ये पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे। लेकिन प्लानिंग ये थी कि जब एक बार अगर ये सफल होता है तो वो जो महिला है नाजरीन बारादरान, उसको आगे किया जाए, क्योंकि अब रिजीम चेंज की अमेरिका की ये एक नई पॉलिसी आ रही है कि महिलाओं को आगे करो। सूडान में भी जो 2019 में जो सूडान में हुआ था, उसमें भी एक महिला आले साला को इन लोगों ने आगे किया था। वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी किया था, इसमें भी इन लोगों ने किया। और इसमें बाकायदा पूरा डोजियर ईरान की गवर्नमेंट ने छापा है। तो आपके पहले सवाल का ये देखिए जवाब था। जी अमरीश जी, ये भी मैं देख रही थी कि विदेशी अखबारों में ये भी छपा है कि ईरान की जो सैन्य ताकत है उससे भी घबरा गए थे ट्रंप, क्योंकि उनको इस तरह की खबरें मिली कि जो तैयारियां की गई हैं, क्योंकि लगातार जो 12 दिन की जंग हुई उसके बाद ईरान को ये पता था कि कभी भी इस तरह की फिर से कोई ना कोई हरकत अमेरिका इजराइल की तरफ से होगी। और उसके बाद जिस तरह के वहां प्रोटेस्ट हुए, तो लगातार ईरान अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहा था। तो ये अगर हमला होता भी तो इसमें अमेरिका और इजराइल की जीत होती, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्या इससे भी घबरा गया अमेरिका? क्या इससे भी घबरा गया इजराइल? और उसके साथ साथ जो चाहे हम बात करें, कतर की बात करें, सऊदी की बात करें, या दूसरे और अरब कंट्रीज की बात करें, उन्होंने भी अपने हाथ एक तरह से खड़े कर दिए कि हम इसमें आपके साथ नहीं है। तो ये भी क्या इसका एक बड़ा रीजन कि अलग थलग पड़ गए यहां पर ट्रंप?
ये तो है बड़ा रीजन, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो देखिए अमेरिका के पास जो अमेरिकन बेसेस अभी सीरिया से काफी अमेरिकन बेसेस अब नहीं है वहां सीरिया में, हम बाद में उस पर आएंगे। और एक बस अल तन्फ बेस है। इराक का एन अल असद बेस अमेरिका ने खाली कर दिया है। तो अभी वो कतर से लेके सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, बहरीन, यहाँ जो बेसेस है बड़े बड़े बेसेस, कुवैत बड़े बड़े बेसेस है, मतलब 44 एकड़ 54 एकड़ में पूरा फैले हुए, दे आर लाइक मिनी सिटीज की तरह ही हैं वो। वहां से इनका जो F-15 और F-35 स्टेल्थ जो इनके विमान थे वो उड़ने वाले थे। और वो स्टेल्थ विमान में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो जिसको ईगल एक्टिव पैसिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम कहते हैं, कि जो रडार्स को वो मतलब ये लोग भूत बन जाते हैं। ये जो प्लेन्स हैं इनको ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है या रडार सिस्टम है इनको पकड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इनमें पैसिव मोड में ये चले जाते हैं। पैसिव मोड में बड़ा मुश्किल होता है रडार को पकड़ना। दूसरी बात, जो ईरान का रडार पकड़ता भी तो इनके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज थी कि उन रडार सिग्नल्स को ये वापस भेजते कंफ्यूज सिग्नल्स की तरह, कि एक गलत टारगेट की तरफ जो ईरान का एयर डिफेंस है वो चला जाए। इतना कॉन्फिडेंस था अमेरिका में, हमारे पास ये। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के पास जब उनको पता चला कि ईरान के पास जो डिफेंस है, अब ईरान के पास देखिए वो बड़ा कॉम्प्लेक्स डिफेंस है, क्योंकि देखिए उनका देश उबड़ खाबड़ है, वो एक ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं कि एक मतलब जैसे यहाँ पर इंडो गैंजेटिक प्लेन पूरा आप शुरू करिए तो यूपी से लेके बंगाल तक फ्लैट आपको एक वो मिल जाए। वहां पर तबरीज अलग है, वहां पहाड़ियां हैं, फिर वहां से वैलीज आ जाती हैं, फिर वहां पर प्लेन्स आ जाते हैं, वहां पर फिर से पहाड़ आ जाते हैं, फिर रेगिस्तान आ जाता है। तो अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से ईरान ने अपना डिफेंस तय किया था, और उन्होंने कई लेयर्स बना दिए थे कि अगर तबरीज गिरा तो हमदान संभालेगा, हमदान गिरा तो ये संभालेगा, तेहरान संभालेगा, वो गिरा तो मश्त में एक हम ऑल्टरनेटिव कैपिटल हमने बना दिया था। और जो पहाड़ों के अंदर जो मिसाइल सिटीज थी वो लास्ट तक इजरायली नहीं समझ पाए कि वो एग्जैक्टली कहाँ है, उनके लोकेशन को वो नहीं समझ पाए। और जो आखिरी मीटिंग हुई है जिसमें ट्रंप और विटकॉफ और जेड कुशनर उनके सन इन लॉ वगैरह थे, नेतन्याहू उस पे था, मतलब कॉल पे था, तो वो उसमें ट्रंप ने यही पूछा कि भाई ये जो बताओ कि ये जो पहाड़ के नीचे मिसाइल सिटीज हैं इनका लोकेशन बताओ। तो एक या दो का वो बता पाए, सबका नहीं बता पाए। और इसकी भी वजह एक ये थी कि जो जो प्रोटेस्ट के दौरान जो एक शुरू हो चुके थे प्रोटेस्ट, और मोसाद के बहुत सारे एजेंट्स पकड़ लिए थे ईरान ने, ये भी देखिए महत्वपूर्ण है। 13 तारीख के पहले 7 और 8 तारीख को जो मैक्सिमम वायलेंस हुआ उसके तुरंत बाद 9 और 10 को, क्योंकि 9 को खामने आ गए मतलब पब्लिक में, वो पब्लिक में आके उन्होंने बोला कि ये अमेरिका ने किया और हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद से कई मोसाद एजेंट्स जिनको जब अमेरिका स्ट्राइक करता तब उनको ग्राउंड पे रहना था, वो ग्राउंड पे नहीं थे, वो उठा लिए गए और या वो छुप गए थे, क्योंकि क्रैकडाउन बहुत जबरदस्त हुआ था और बड़ा टारगेटेड क्रैकडाउन हुआ। अब ये जो पूरा मामला है देखिए, ये इसके पीछे की खुफिया सच्चाई है। तो ये जो मैं आपको, अच्छा, ईरान के पास देखिए जो अभी मिसाइल्स हैं, जो मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात कर चुका हूं, जो मिसाइल्स हैं उसमें साउंड की स्पीड से 15 गुना ज्यादा, यानी मैक 15,000 किलोमीटर पर आवर पे चलने वाली मिसाइल्स भी ईरान के पास हैं। ये भी अमेरिका को सूचना मिल गई थी, और इससे सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया घबरा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने 13 तारीख की सुबह ही संदेश दे दिया था, हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान पे हमले के लिए। ये उन्होंने संदेश दिया था, पब्लिकली कहा था इस बात को। तो अपनी जमीन नहीं देंगे तो फिर कहां से होगा? तो फिर कतर से होगा, बहराइन। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि सऊदी अरेबिया में इतना बड़ा एयरबेस अमेरिका का क्या है। अमरीश जी, ये कंट्रीज क्या इसलिए भी डर गए हैं कि जो वेनेजुला में हो सकता है वो किसी भी देश में अमेरिका कर सकता है, यानी किसी भी देश की जो संप्रभुता है वो खतरे में है। आप किसी भी कंट्री में जाएं, अपनी सेना को भेजें, वहां के प्रेसिडेंट उनकी वाइफ को उठवा लें और फिर कंट्री एक तरह से बिना किसी उसके ऐसे ही रह जाए।
तो जो हो रहा है, जो गुंडागर्दी एक तरह से है, जो दादागिरी है, जो अगवा किया गया है, क्या और देशों को भी लग रहा है कि ये आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है? तो क्या इसलिए भी आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं हाथ की जगह? छोटा सा जवाब, क्योंकि मेरे पास फिर और सवाल है आपके लिए जी। नहीं देखिए, ये हो सकता है, इसमें कोई ये एक ऐसी चीज है जो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती इमीडिएट उसमें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईरान ईरान पे जो हमला होने जा रहा था उसमें उसमें सबसे बड़ा जो खतरा सऊदी अरेबिया को ये था कि अगर ईरान ने सऊदी अरेबिया की यूएस बेसिस पे स्ट्राइक कर दिया, कतर की यूएस बेसिस पे स्ट्राइक कर दी, चलिए कतर भी छोड़ते हैं, हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, सबसे बड़ा देश है वो, और हर लिहाज से वो आइडियोलॉजिकल अपोनेंट भी ईरान का है, आप जानती। तो वो अगर सऊदी अरेबिया की यूएस बेसिस पे हमला कर देता तो इतना ये इंटरेस्टिंग सऊदी अरेबिया का रिस्पॉन्स था, वो कह रहे, उन्होंने कहा कि हमारी जनता चाहती है यूएस बेसिस पे हमला हो, हमारी जनता चाहती है, सपोर्ट मिलेगा ईरान। अब यहां पर मामला फंस गया, क्योंकि उन्होंने कहा यार, क्योंकि लंबे समय से यूएस बेसिस ना रहे वहां पर, आप तो जान सऊदी अरेबिया में लंबा एक उसके खिलाफ सेंटिमेंट है, वहां पर शराबखोरी चलती है, वहां क्या क्या नहीं होता है, उनको सब सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं जो जो सऊदी जो जो अरब देशों में, और खासतौर पर सऊदी अरेबिया में जो एयरबेस है वो नटोरियस रहा है, उसमें बहुत सारे कांड हो चुके हैं। तो उन्होंने एमबीएस का ये कहना था, मोहम्मद बिन सलमान का, कि यहां तो हमारी जनता सपोर्ट कर देगी इस चीज को, हम किस आधार पे, हम हमारा क्या मुंह रह जाएगा, हम किस आधार पे ईरान को हम ब्लेम करें, अगर हमने ब्लेम किया और अगर फिर आपने कहा कि नहीं देखो तुम्हारे यहाँ हमला हुआ है कतर, और अब तुम लोग अब तुम लोग भी अपनी सेनाएं भेजो, ये चलो किसी तरह से रिस्पॉन्ड करो, तो हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी हमारी पब्लिक ही हमारे साथ नहीं है, हमारा एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है। ये जो बात थी, यहां मामला फंस गया और ट्रंप को ही लग गया। और अभी आप देखिए, आज मैंने एक अपने एक्स पे एक वीडियो डाला है लिंडसे ग्राहम का। अब लिंडसे ग्राहम क्या है, ये जायनिस्ट हैं, अमेरिकन सेनेटर, लेकिन ये सबसे ज्यादा बड़े जायनिस्ट हैं, जो सीधे कहते हैं कि अमेरिका, अगर इजराइल गिरा तो अमेरिका गिर जाएगा, ये उस लाइन के, क्योंकि ट्रंप के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटी इजराइल भी हैं, लेकिन ये वो हैं जो इस लाइन। इन्होंने आज बयान दिया, इन्होंने कहा कि अरब अरब देशों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे ये एलाइज हैं भी कि नहीं है। ये इन्होंने कहा है भी कि नहीं है, इन्होंने जो भूमिका निभाई है ये बहुत ही खराब भूमिका है। ये उन्होंने कहा, लिंडसे ग्राहम, फेमस नाम है लिंडसे ग्राहम, कोई भी देख सकता है उनका पूरा, उन्होंने पब्लिकली इस बात को कहा है। तो अब आप बताओ कि ये जो सऊदी अरब और इस तरह के देश हैं, जो अमेरिका सोच रहा था शिया सुन्नी डिवाइड हम कर चुके हैं सीरिया में, ये सब चीजें, और उसके आधार पे ये हो जाएगा। अच्छा, उधर टर्की टर्की में भी अमेरिकन बेसेस हैं, टर्की ने भी ये कह दिया था कि हम पे रिलाय मत करना, कि हम क्योंकि अमेरिकन बेसेस वहां भी पॉपुलर नहीं है। और टर्की में तो ये भी हुआ कि जो अप्रवासी इरानियन जो टर्की में, क्योंकि 79 के रेवोल्यूशन में इरानियंस एक बड़ी संख्या में बाहर गए जो शाह के सपोर्टर्स थे, और वो पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट वो भी कर रहे थे जब ईरान के अंदर चल रहा था। टर्की में जो प्रोटेस्ट हुए ईरान एम्बेसी के सामने, उसमें टर्की के लोगों ने उनको मारा, टर्की के लोग ईरान का झंडा लेके। ये सारी जो घटनाएं हैं, इनको इनको देखते हुए अर्दोगन जैसा आदमी, वो भी, उसको भी ये कहना पड़ा कि यहाँ इस समय कंड्यूसिव माहौल नहीं है, जनता में बात आ गई और शिया सुन्नी वाला मामला है नहीं, इस समय नहीं है। तो अब आप सोचिए, कह रहे हैं कि अरब अरब सुन्नी जो देश है उसमें भी जो सेंटिमेंट है लोगों का वो प्रो ईरान हो रहा है, एटलीस्ट वहां के जो लोग हैं, रिजीम नहीं, लोग जो हैं। और दूसरा उसके साथ साथ कि जो लगातार ये खतरा बन रहा था कि ईरान के ऊपर हमला होगा, और फिर पूरे जाहिर सी बात है दो हिस्सों में बटा हुआ पहले से ही ये दुनिया है, और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये दुनिया जाएगी, जिसको आप टाल सकते हैं लेकिन ये होगा नहीं, ये इसके चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि एक मुल्क ईरान क्या इन सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर पर भारी पड़ रहा है, जिसके बाद इन जैसे कंट्रीज, चाहे हम टर्की की बात करें या फिर सऊदी अरब की बात करें, उनको भी एक तरह से अमेरिका को ये कहना पड़ रहा है कि भाई हम अभी नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ, हमारे पर आप रिलाय ना हो। तो कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को?
देखिए, मैं जब ईरान में था तो आप बताइए, तेहरान में दो एयरपोर्ट हैं, इमाम खोमेनी एयरपोर्ट और एक मेहराबाद एयरपोर्ट है। मेहराबाद एयरपोर्ट में वहां पर वो भी दोनों सिविल मिलिट्री दोनों है, लेकिन मेहराबाद मिलिट्री ज्यादा है। मेहराबाद में चाइनीज एयरक्राफ्ट उतर रहे थे, ये मेरे आंखों देखी। और ये मैं 2 तारीख को वापस आया हूं, उसी उसी दिन की बात है। उसके बाद वो लगातार जारी रहा वो सिलसिला। दूसरी बात, ईरान ने कैस्पियन सी से कॉरिडोर बनाया है जिससे रशिया सीधे उसको मदद पहुंचा सकता है। तो इस बार ये था कि रशिया चाइना वो केवल कंडेम करने के स्तर पे नहीं रहे कि ईरान वेनेजुला नहीं है। वेनेजुला फिर भी अमेरिका का बैकयार्ड है। ईरान जो है उससे सीधे रशिया इफेक्ट होगा, क्योंकि ईरान के बाद आप देखिए तो रशिया ही शुरू हो जाता है। अगर नॉर्थ की तरफ जाइए, अजरबैजान वगैरह के आगे रशिया ही है। तो वहां पर रशिया ने यह कह दिया था कि हम इसमें हस्तक्षेप सीधे करेंगे, और चाइना ने भी कह दिया। चाइना ने तो अपने प्लेन्स तक भेज दिए थे। अच्छा, अब इस पूरे माहौल में टर्की जो इस समय उसका पूरा स्टेक लगा है सीरिया में, कि सीरिया में हम किसी तरह से रशिया को भी खुश करके, अमेरिका को भी खुश करके और इजराइल को किसी तरह से वहां से हटाएं, और हमारे इन्फ्लुएंस का एक, क्योंकि ये जुलानी की जो सरकार है ये हमारे इन्फ्लुएंस की जी सरकार है और यहाँ हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। तो वहां पर भी उसका गेम ये अर्दोगन का खराब हो रहा था, बिकॉज उसको लग रहा था रशिया अगर हस्तक्षेप कर गया तो फिर टर्की क्या करेगा, क्योंकि टर्की रशिया से तो लड़ नहीं सकता है। अब ये भी देखिए कंसिडरेशन था। तो ईरान का जो आपने सवाल पूछा, ईरान एक अकेला मुल्क, उसने ऐसी जो एक सैनिक बिसात और राजनीतिक बिसात दोनों ऐसी बिछाई कि अमेरिका को एक तरह से पीछे हटना पड़ा। ये मिलिट्री से ज्यादा पॉलिटिकल डिफीट है अमेरिका, क्योंकि देखिए जी ईरान, एक सऊदी अरेबिया। जी जी बिल्कुल, और पूछिए। एक लास्ट में सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है अमरीश जी, कि फिलहाल जिस तरह के की बात अभी गजा पीस को लेकर, जो एक तो यूएन के पैरेलल एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने की बात जो कही है, उसमें भारत को, पाकिस्तान को भी इनविटेशन दिया है, चाबहार से बाहर आ गया है हिंदुस्तान। इस सब को लेकर इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या भारत के लिए कोई मुश्किल देख रहे हैं कि अगर भारत इसमें इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है ट्रंप के, तो फिर क्या, और एक्सेप्ट करता है तो फिर क्या? क्विकली अगर आप नटशेल में इसको बता सकें। नहीं, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, चाबहार से अभी भारत अलग नहीं हुआ है, क्योंकि अभी परसों ही रणधीर जायसवाल का, एमईए के स्पोक्स पर्सन का बयान आया है। अमेरिका ने वेवर दिया है भारत को 26 अप्रैल 2026 तक। तो अभी वो चाबहार पोर्ट में, और इंडिया का ऑलरेडी $1 बिलियन वहां पर इन्वेस्टेड है। इंडिया के पास और कोई रास्ता नहीं है सेंट्रल एशिया पहुंचने का, क्योंकि पाकिस्तान ने सारे अपने लैंड और एयर रूट्स बंद कर दिए हैं। चाबहार के थ्रू ही वो इंडिया, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए वो क्लैरिफिकेशन भी आया है कि अमेरिका से बातचीत चल रही है। वैसे भी 26 अप्रैल 2026 तक वेवर है, क्योंकि चाबहार को लेकर बहुत सारा हमसे कई लोगों ने पूछा। बीच में एक बयान भी आया था जो मेरे ख्याल से इजरायली लॉबी ने प्लांट किया था इंडिया में, उसका लेकिन क्लैरिफिकेशन देना पड़ा इनको। और अभी चाबहार में अडानी का भी इन्वेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं उसका, वो एक अभी वहां से इंडिया नहीं हट रहा है। तो बोर्ड ऑफ पीस है। अब बोर्ड ऑफ पीस क्या? देखिए, बोर्ड ऑफ पीस तो वो है कि जो 29 सितंबर 2024 को जो गाजा में जो 20 पॉइंट ट्रंप का प्लान आया था गाजा पीस के, जिसके आधार पे 11 अक्टूबर 2024 को फाइनली वो पीस हुई। और जिसमें ये बात कही गई थी कि एक बोर्ड ऑफ पीस होगा, एक बड़ी संस्था होगी, उसके नीचे एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होगी जिसमें पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स रहेंगे, और उसके बाद जो है वो ये जो पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमिटी है ये डे टू डे अफेयर संभालेगी, और बोर्ड ऑफ पीस ऊपर से गाइड करेगा। ये पूरी अब वो बोर्ड ऑफ पीस लेकिन एक इतना बढ़ जाएगा कि उसमें ये देशों को इन्वॉल्व करने लगेंगे। अभी इन्होंने कतर को कहा है, टर्की को कहा है, फिर ये कुछ मलेशिया को, इंडोनेशिया को, भारत को इन्होंने कहा है, पाकिस्तान को कहा है, बहुत सारे देशों से कहा है। लेकिन मजेदार बात की, बोर्ड ऑफ पीस को एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनानी है, आईएसएफ, जो वहां का काम संभालेगी और हमास को डिसआर्म करेगी। लेकिन किसी भी देश ने, जो बोर्ड ऑफ पीस में हाँ भी कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम ऐसी फौज नहीं भेज सकते हैं जो हमास से लड़े। हमास से हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि क्या होगा आप जानते ही। तो वहां पर एक
बड़ा एक गैप आ गया है नेतन्याहू और ट्रंप में भी गैप आ गया, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि आपने कतर और टर्की को क्यों इनवाइट कर दिया, हम नहीं चाहते हैं कि ये लोग किसी भी सूरत में ये लोग इजराइल के किसी मसले पर हस्तक्षेप करें। लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू को इसमें स्नब भी कर दिया है। तो ट्रंप की प्लानिंग है ये कि एक पैरेलल कोई बॉडी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि वो यूएनओ को सीधे डिसॉल्व नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि एक पैरेलल बॉडी हो जो एक एरिया में वाकई पीस ला के दिखाए, और इसीलिए वो हमास से सीधे बात कर रहा है। ट्रंप से पूछा गया कि हमास के डिसआर्ममेंट पे, ट्रंप पहले कहता था कि अगर हमास डिसआर्म नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, बस हम आ रहे हैं और पूरा डिवास्टेशन। इस बार बोला नहीं नहीं वो करेंगे लेकिन थोड़ा आराम से करेंगे, स्लोली, स्लोली। ट्रंप की ये भाषा नहीं, ये इसका मतलब ये है कि हमास से उसकी एक बातचीत है, हमास अपने वेपन्स रखे अभी लंबे समय तक। तो ये जो देखिए पूरी सिचुएशन है, ये पूरी सिचुएशन है, इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसमें ट्रंप का एक मैं बता रहा हूं कि उसका एक ये पूरा उसकी मंशा है कि यहां पर अगर शांति मिलती है तो फिर हम ही हैं यूएनओ। ट्रंप को तो और मजा आता कि हम यूएनओ हो गए, और उसके बाद जब हम यूएनओ हो गए तो फिर हो गए। अब वो तो जब नोबेल पीस प्राइज उसने ले ली बिना उसके नाम की, और अभी तक वो नोबेल कमेटी कह रही है कि तुम कैसे ले सकते हो, लेकिन उसने ले ली क्योंकि जो रिसिपिएंट थी उसने दे दी। तो इसलिए वो एक ऐसी चीज है कि ट्रंप वगैरह ये मानते हैं कि अब ये सब पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म है, अब हम नया बनाएंगे, और उस नए में ये ऐसे ऐसे चीजें रहेंगी, कहीं पीस होगी कहीं वॉर होगी, जब हम चाहेंगे ये होगा, जब हम चाहेंगे वो होगा। लेकिन वही ईरान नाम की दीवार उनके आगे खड़ी है। जी बिल्कुल। और ईरान के साथ जो दूसरे देश हैं, चाहे वो चाइना की बात करें या फिर हम रशिया की बात करें या दूसरे मुल्क हैं, वो भी साथ में खड़े हो गए हैं। तो ट्रंप क्या चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया क्या चाहती है, दुनिया के दूसरे देश क्या चाहते हैं, जो नॉर्थ और साउथ का जो पूरा का पूरा डिवाइड है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ईरान की दीवार इतनी मजबूत है कि चाहकर भी ट्रंप और नेतन्याहू जैसे लोग इसको गिरा नहीं पा रहे हैं। और ये हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि सालों से लगते हुए इकोनॉमिक सैंक्शन और सबके बाद भी ईरान मजबूती से अपने कदमों पर और अपनी जमीन पर पूरी तरीके से खड़ा है। ये जाहिर सी बात है, ये तारीफ की बात है, और ये घुटनों पर एक तरह से लाया है ट्रंप को एक बार फिर से, नेतन्याहू को एक बार फिर से, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।